तो हेलो दोस्तों, आज हम नई कॉमिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस कॉमिक का नाम है किल माय लव। तो इसमें हमें शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है और उसी के बाद में भी कुछ कार्य दिखाई जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग खड़े हुए थे और भीड़ लगी हुई थी। साथ ही कुछ वहाँ पर फोटो खींच रहे थे और एक बंदा वहाँ पर आधा लेटा हुआ यानी कि लंबा लेटा हुआ था, जो किसी को रो रहा था, यानी कि कोई मर गया, शायद एक्सीडेंट होने से किसी की मौत हो गई थी। ऐसा हमें दृश्य दिखाई देता है। उसके बाद में वह लड़की हमें जाती हुई नजर आती हैं कि वह दूर चलती हुई, और इसके बाद में हमें पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं कि उसके पैरों के जो निशान थे उन्हें हमें बहुत ही क्लोज वे में दिखाया जाता है। इसके बाद में हमें इसे जो हमारा इस कॉमिक का जो इंट्रो है वो दिखाया जाता है। वेलकम टू हमारा किल माई लव वाले जो एपिसोड है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और हम इसके फ्रंट पेज को देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप चाहो तो ये ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट पर है, वो हमारी तो नहीं है, मतलब कि जो वेबसाइट है वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मॉन्स्टर के बारे में देखा जाए कि एक मॉन्स्टर है, और फिर हमें एक नाम दिखाया जाता है कि निंगयान, और उसके बाद में एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जो निंगयान होता है और वह एक मॉन्स्टर होता है। ठीक है ना। और हमें पास ही में बहुत सारे कबूतर दिखाए जाते हैं, जो वो आस-पास उसे आवाज़ें आ रही थी, यू आर मॉन्स्टर, यू आर मॉन्स्टर। और इसके बाद में एक सेल फ़ोन को देखते हैं, सुबह के 7 बजने वाले थे और वह बोल रहा था, यानी कि किसी ने अलार्म सेट किया हुआ था, और हमें हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। वह बिस्तर से उठने लगता है, जिस पर बहुत सारे कट शरीर पर लगे हुए थे, और उसे देखकर ऐसा लगा था कि उस पर बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न किया गया था। उस सपने वो सोच रहा था कि यह सपना फिर से क्यों आया मुझे, ऐसे वह सोचता है। फिर इसके बाद में उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, जो कि 7 बज गए थे। उसके बाद में वो अलार्म ऑफ करता है और वह शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। और बाथरूम में जाने के बाद में हमें उसे देखते हैं जो शावर ले रहा था, और वो काफ़ी खुश था, और हमें पानी की आवाज़ें भी दिखाई दी जाती हैं। उसके बाद में हमें और भी कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो कि अब रोल में हमारे कमरे में होता है, तभी उसे एक कॉल आता है। यह कॉल निंग युआन का था, और वह आंसर देता है, और उधर से वह जो बंदा था या बंदी थी, जो वो बोलता है हेलो, सुबह के 7 बज गए, तुम अभी तक सो रही हो? कॉल वाला बंदा कहता है। निंग युआन फिर उस बंदे या बंदी से बोलती हैं कि तुम कल रात फिर से लेट सोए ना। फिर इसके बाद में कहता है जल्दी उसे उठो, आज तुम्हारी क्लास है और तुम फिर से लेट हो जाओगे, प्रोफेसर फिर से तुम्हें लड़ेंगे। फिर इसके बाद में दूसरी तरफ के फ़ोन वाले बोलते हैं कि अरे मुझे याद है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्योंकि कल रात जब मैं रोड से आ रही थी तो मैंने एक लड़की की लाश देखी, जो वह तरीका बिल्कुल वैसा ही था जो पहले हमारे यहाँ पर मर्डर हो रहा था, और हमारे स्कूल की थी, वह जो भी लड़की थी वो मरी थी। तभी जिन युआन उस लड़की से कहता है कि इसकी परवाह कौन करता है, वो कुछ भी हो। तभी वह लड़की जो फ़ोन की दूसरी तरफ थी, वो उससे बोलती है मैं जीव विज्ञान की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है इस तरीके के गौ आसानी से नहीं मिलते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा अच्छा सा जानती हूँ। निंग युआन उस लड़की से कहते हैं कोई बात नहीं, उठ जाओ और तैयार हो जाओ और निमट जाओ जल्दी से। इसके बाद में निंग युआन वह फ़ोन वाली लड़की से कहते हैं कि मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ और हम बाद में मिलते हैं, ठीक है ना? इतना ही है अभी के लिए। इसके बाद में निंग युआन फ़ोन काट देता है, और हाँ कह कह के ठीक है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की की स्माइलिंग की फ़ोटो दिखाई जाती है, जो अलग-अलग तरीके की स्माइल को उसमें कैप्चर किया जाता है। और उसके बारे में यह लड़की एक कि इसकी लड़की की मुस्कान सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और उसे याद रखना है। इस तरीके की मुस्कान को हमें नहीं भूलना है, इसमें केवल यही है। फिर हमें एक जो कि हमारा मेन एक्टर था, यानी कि जो कैरेक्टर था, वह उस लड़की की तरह हँसने की कोशिश करता है, और वह बिल्कुल ही अजीब-सा लगता है जब वो उस लड़की की तरह हँसता है तो। तो हमें उसकी यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जिसका नाम यी जाओ यूनिवर्सिटी था, और हम कॉलेज के अंदर वो सारे लड़कों और लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से 2 कपल थे जो एक साथ चल रहे थे। उसके बाद में फिर से कपल को देखते हैं, जो वो भी एक साथ थे, अपने हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। इसके बाद में मैं एक लड़की को देखते हैं, एक नहीं 2 लड़कियों को देखते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को सामने देखकर सोचती हैं कि आज ना तो कोई वैलेंटाइन डे है, ना कोई और है, और इ ऐसी कोई स्पेशल बात भी नहीं है। अगर मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं उसे ज़रूर ही प्रपोज़ कर देती। लेकिन पास ही खड़ी एक लड़की बोलती है, क्या तुम निंग युआन को ज़रूर प्रपोज़ कर सकती हो, उससे जाकर पूछो ना एक बार। तभी वह लड़की उससे पूछती है, उसके पास वाली लड़की से, कि निंग युआन कौन है? फिर वह लड़की कहती है, ओए भगवान, आप निंग युआन को नहीं जानते? तभी वह लड़की जो उसके पीछे से एक लड़की जा रही थी, उससे वह बोलती है, वह एक हैंडसम बंदा है और वह सोशल डिपार्टमेंट से है।
और आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हो, उसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ पड़ी हुई हैं। तभी वह जो उसके पास एक घघरी पहने हुए जो लड़की थी, वो अचानक से बोलती है, आहा मैंने उसे देख लिया, ओह हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। वो लड़की दूसरी से बोलती है, जल्दी जल्दी मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर बोलते सीनियर निंग युआन, यहाँ देखो। हम निंग युआन को देखते हैं जो कहता है, ओहो गुड मॉर्निंग, बहुत ही प्यार से। तभी वह दोनों लड़कियां निंग युआन से बोलती हैं, ओहो हम तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं सीनियर। तभी निंग युआन बोलता है, अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हो रही हो। तभी वो दोनों लड़कियां निंग युआन के हाथ में एक ब्लैक बॉक्स देखती हैं और उसे बोलती हैं, क्या तुम्हें यह सरप्राइज़ यानी कि प्रेजेंस मिला है, यानी कि आपको कोई गिफ्ट मिला है, ये तो बहुत ही महंगा लगता है और ये तो पिंच ब्लैक लगता है पूरी तरीके से, क्यों नहीं नहीं है? फिर हम निंग युआन को देखते हैं, बिल्कुल आप सही हो। इसके बाद हम निंग युआन को देखते हैं जो उपहार को बहुत ही अ, लालसा के साथ देखता है और वो सोचता है कि क्या मैं इसे रखना चाहता हूँ। ओह बिल्कुल, वो अजीब सी हरकतें करने लगता है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत ही अच्छा उपहार मिला है, मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहता। इसके बाद में वो दोनों लड़कियों को बाय बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। जिस लड़की ने निंग युआन को पहली बार देखा था वो कहती है, वो तो बहुत ही सुंदर है और दयालु भी लगता है। फिर पास वाली लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जो वह लंबे बाल वाली लड़की सोचती है कि मुझे नहीं लगता जिस तरीके से हम सीनियर को निंग युआन को देखते हैं वैसा है। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सी बात है। ऐसे सीनियर जो हमारे दूसरे सीनियर है वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं उसके जैसे। क्यों? सही नहीं कह रही हूँ मैं? ऐसा वो लड़की बोलती है। उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि उसने एक कोई मुखौटा पहना हुआ है और यह बहुत ही ज़्यादा डरावना सा लगता है। इसके बाद में अचानक से व्यू चेंज होता है और हमें बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दी जाती हैं और इसके बाद में हम एक लड़की को नहाते हुए देखते हैं, जो पानी में शावर ले रही थी और मुझे लगता है ये लड़की वही थी जिसने निंग जुआन को शुरुआत में कॉल किया था और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगती है। इसके बाद में निंग युआन को देखते हैं जो रीना को आवाज़ लगाता है कि रीना तुम कहाँ हो? और निंग कहता है कि चलो आप बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, कहाँ हो तुम? निंग एक बार फिर से आवाज़ लगाता है और हम देखते हैं कि जो रीना थी वह बाथरूम में थी अभी तक। तभी रीना निंग से कहती है कि मैंने अभी अभी नहाना समाप्त किया है, थोड़ी देर रुको तो सही यार। निंग कहता है फिर कि जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी हम देखते हैं कि रीना जिस तरीके से बाथरूम में थे वैसी की वैसी बाहर निकल जाती है गेट खोल के। जैसे ही वह निंग के सामने आती है, निंग केवल उसे ही देखने लगता है और उसकी नज़रें केवल वहीं पर जाकर रुक जाती हैं और वह देखकर एकदम मदहोश हो जाता है। यह सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तभी हम रीना को कहते हुए सुनते कि क्या तुम, मुझे पता था कि तुम नाश्ते के लिए लेकर नहीं आए हो, उसके साथ तुम मुझे और कुछ भी देना चाहते हो, केवल तुम ही थे ऐसा करने वाले। निंग कुछ और कहना चाहता है लेकिन कुछ नहीं कह पाता है। तभी निंग रीना से कहता है कि रीना तुम कुछ तो शालीनता दिखाओ, कुछ तो शर्म रखो ना यार, जैसे ही बाहर निकल आई कुछ कपड़े पहन के आओ, तुम बीमार हो जाओगी ना, समझा करो। ऐसा निंग बोलता है। तभी रीना कहती है अगर मैं बीमार हो गई तो उसमें क्या रिस्क है? फिर वह सोचती हैं कि अगर मैं बीमार हो गई तो मैं दूसरे कोर्स का यानी कि बायोलॉजी दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा हेर लूँगी, खोज लूँगी। इसके बाद में गुस्से से गेट को बंद कर देती है। फिर से निंग कहता है ये तो बिल्कुल ही हमेशा की तरह करती हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि छोटी छोटी गोलियां चॉकलेटें थी जिसके देखकर कहा जाता है कि इसमें कोई जहर नहीं है, बहुत ही महंगी सामग्रियों से बना हुआ है, लेकिन लेकिन यह बिल्कुल ही अलग लगता है ना? ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी के खून से बना हुआ है, मनुष्य के खून से, और यह अन्य सामग्री यानी कि मटेरियल के साथ मिक्सड नहीं हो पा रहा है। तभी रीना निंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन चॉकलेटों को बहुत ही ज़्यादा खून में डुबोया हुआ था और ऐसा लगता है कि इन्हें आपको खाने के लिए भेजा गया होगा। इसके बारे में रीना निंग से पूछती है क्या यह आप चॉकलेट आपको डेली उसी टाइम पर मिलती हैं जो पहले मिला करती थी? फिर निंग कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे उसी वक्त पर डेली मिलती हैं। इसके बाद में निंग उसे बताता है कि मुझे हर सोमवार को एक प्रॉपर ब्लैक रंग का ब्लैक बॉक्स चॉकलेट का मिलता है। निंग रीना को बताता है कि यह जो बॉक्स आता है चॉकलेट का यह डेली मतलब यानी कि प्रत्येक सोमवार को मेरे पास आ जाता है और यह बॉक्स रखने वाला बंदा मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। साथ ही वह जो हमारे घर पर काम करने वाली बाई आती हैं उनसे भी वह बच जाता है और आसपास की सभी सफाई करने के बाद भी वह आसानी से उसे रख कर चला जाता है। निंग सोचता है कि आखिरकार यह डब्बा रखने वाला हो कौन सकता है। इसके बाद में हम रीना को देखते हैं जो थोड़ा सा झुक कर वह निंग को देखती हैं बहुत ही अजीब तरीके से। फिर वह अपना हाथ उठाती हैं और निंग की तरफ ले जाती हैं
और यह हाथ उसके मुंह पर की ओर चला जाता है और उसके गालों को खींचने लगता है। निंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर रीना बोलते हैं कि मुझे उस तरीके के चेहरे से बिल्कुल मत देखा करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे देने वाले हो। फिर इसके बाद में वह ज़ोर ज़ोर से उसके गालों को मस्काने लगती है। रीना उससे कहती हैं कि तुम लोगों के सामने इस तरीके के चेहरे का यूज़ नहीं कर सकते हो और याद रखना, ठीक है ना। और इसके बाद में निंग कहता है कि मैं याद रखूंगा, बस मुझे छोड़ दो। इसके बाद में रीना निंग को छोड़कर दूर चली जाती हैं और मोबाइल में टाइम देखती हैं, तो उसे पता चलता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, 7:47 यानी 40 हो चुकी थी और यह तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रीना टाइम देखती हुई अपने कपड़े चेंज करने लगती हैं। निंग उस चॉकलेट के डिब्बे को उठा लेता है और वह रीना से कहता है कि क्या तुम मेरे जाने के बाद में कपड़े चेंज कर सकते हो। लेकिन रीना उसे कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुमने तो मुझे नंगा देख ही लिया है, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हो। इसके बाद में हम रीना को देखते हैं जो जल्दी से जल्दी अपने गेट को खोलकर बाहर जाने लगती हैं और उस निंग से कहती है कि जल्दी करो निंग, चलो चलते हैं। और निंग कहता है कि लोगों मुझे इसे फेंकने दो। तभी हमें एक लड़के का हाथ दिखाया जाता है जो उन्हें चॉकलेट फेंकते हुए तथा जाते हुए देखती हैं। इसके बाद में निंग उस चॉकलेट के डिब्बों को उस डस्टबिन में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में वो जो परछाई या वो लड़की थी वह अपने पैर को आगे रखते हुए पैरों की आवाज़ किस करती हुई वह उस डस्टबिन के पास आती है उस चॉकलेट को लेने के लिए और उस चॉकलेट को उठाकर उसे अपने पास रख लेती हैं। और वह कहती है क्यों, आखिरकार क्यों। इसके बाद में इसके बाद में वह लड़की उस डिब्बे के अंदर से चॉकलेट निकाल कर खाने लगती है और वह कहती है निंग आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। वह चिल्लाती हुई ऐसे अजीब सी शक्ल बनाती हुई कहती हैं कि जो जो उपहार यानी कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए भेजा था तुमने उसे यहाँ पर फेंक दिया है, यह गलत बात है। और वह चॉकलेट खाने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम एक पार्क को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी हम एक पार्क में एक परछाई को बंकर के अंदर देखते हैं जो कुछ खा रही थी। जब एक बच्ची की गेंद उस परछाई के पास आती है तो वहाँ पर वह परछाई बोलती हैं तुम कौन हो और तुम यहाँ अकेले क्यों आई हो। यह बात सुनकर वह लड़की उस लड़के से बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आओ और हमारे साथ खेलो ना। और वह लड़की अपना नाम चैन बताती है। यह सीन यहीं पे कट होता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक कॉलेज के अंदर सोशल डिपार्टमेंट सेकेंड क्लास को देखते हैं। हम निंग और उसके दोस्त को देखते हैं और वह बातें कर रहे थे। जब दोनों बातें करते हुए जा रहे थे तभी निंग के दोस्त को एक मैसेज आता है जिसमें उसकी एक जूनियर उसे अपने साथ घूमने ले जाने की बात कर रही थी। तभी वह उस लड़की के बारे में सोचता हुआ कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कामदेव द्वारा एक ऐसा वरदान मिला है जिसे मैं लड़कियों को पटा सकता हूँ। इसके बाद में निंग का दोस्त उसे कहता है यह लाइफ बहुत छोटी होती है इसलिए हमें इसे फुल एंजॉय करना चाहिए। और यह कहने के बाद में वह वहाँ से चला जाता है। जब उसका दोस्त वहाँ से जा रहा था उसकी गर्दन पर एक टैटू नज़र आता है निंग को। और निंग सोचता है सुओ ने यह टैटू कब बनवाया, कोई नहीं, यहाँ से चलते हैं, क्लास में लेट हो रहा है। और वह क्लास में लेक्चर लेने के लिए चला जाता है। अब हम निंग की क्लास को देखते हैं जहाँ पर क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और लेक्चर ख़त्म होने के बाद में हम निंग और प्रोफेसर को एक साथ देखते हैं। प्रोफेसर निंग से कहते हैं साइकोलॉजी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, 2 वर्ष के लिए तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तभी निंग कहता है यह बोरिंग नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रोफेसर बोलते हैं मैं 20 साल से सबको पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी के व्यवहार को देखकर उसके आचरण को आंक सकता हूँ वह किस प्रकार का बंदा है। प्रोफेसर बोलते हैं लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा नहीं कह सकता हूँ, जिस तरह से आप काम करते हैं और चलते हैं ऐसा लगता है कि आप एक रोबोट हो। निंग कहता है आप ऐसा क्यों कह रहे हो प्रोफेसर। तभी प्रोफेसर बोलते हैं प्रोफेसर निंग से बोलते हैं तुम घबराओ मत, बस मुझे ऐसा लगा क्योंकि मुझे सालों का अनुभव है ना इसलिए। तभी प्रोफेसर बोलते हैं मैं मेरे तरफ से अगर मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। हम एक इंसान है और हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं होती है। मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम उन्हें अपने अंदर आने दोगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहोगे। तभी अचानक चलना बंद कर देता है निंग और वहीं पर रुक जाता है और सोचने लगता है इमोशन होना कैसा होता है। तभी हम एक सड़क पर एक लड़की को देखते हैं जो अपने मोबाइल के अंदर टाइम देख रही थी। तभी हम वहाँ पर निंग को देखते हैं, उस लड़की के पास देखते हैं और वहाँ उस लड़की से वह बोलता है
तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? तभी वह लड़की निंग से कहती है, तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए हो, मैंने विश्वास नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। यह सुनकर निंग कहता है, हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि आपको ज़्यादा जल्दी होगी। वह लड़की निंग से कहती है, लाओ, मुझे इसे दे दो। और वह लड़की निंग से अपना जन्मदिन का तोहफा मांगने लगती है। इसके बाद में वो लड़की, जिसका नाम रिया था, वह निंग से बोलती है कि आपने इस बार भी मेरे लिए गिफ्ट के रूप में एक ड्रेस लिए हैं। निंग रिया से बोलता है, इस बार मैंने आपके लिए रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है, तो चलते हैं हम रेस्टोरेंट में। जैसे ही रेस्टोरेंट में आने के बाद में निंग रिया को वह ड्रेस दिखाता है, तो वह जो रिया थी निंग के ऊपर बहुत ही तेज गति से गुस्सा होने लगती है और चिढ़ जाती है। तभी रिया निंग से कहते हैं, क्या तुम्हें मैं 19 साल की कुछ छोटी सी लड़की नजर आ रही हूँ? और निंग को उसकी बात समझ में नहीं आती और उसे बोलते हैं कि क्या, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। और निंग उसे समझाता हुआ बोलता है, मैं बहुत दिनों से आपके लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगा कि आपके लिए ये ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी और परफेक्ट रहेगी, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया और आपके तोहफे के रूप में मैं इसे लेकर आ गया हूँ। जब निंग ये सब बात कर रहा था तो हम रिया को देखते हैं, जो अजीब तरीके से निंग की तरफ देखती है और वह अपने होठों को बिल्कुल ही चबाने लग जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि जो वह रिया थी आकर सीधे ही निंग के गले लग जाती है। जैसे ही रिया निंग के गले लगती है तो निंग को समझ में नहीं आता और उसकी आंखें खुल जाती है और वह रिया को पकड़े या नहीं पकड़े इस बारे में सोचने लगता है। और इसके बाद में हम निंग को देखते हैं, जो थोड़ा नरम होता हुआ जो रिया थी उसको उसके गले लग जाता है। तभी हम रिया को देखते हैं, जो निंग से कहती है कि मैं जल्दी 20 साल की हो जाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी से प्यार करूँ और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक किस करो। यह सुनकर निंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इधर हम रिया को देखते हैं, जो अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है और वह सीधे ही निंग की शर्ट को खींच लेती है और अचानक ही रिया निंग को किस कर लेती है। निंग को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, तो वह भी रिया को किस करने लग जाता है और रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि उनके किस से पहले की कोई फ़ोटो खींच लेता है और उसे देखता है और हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई लड़की थी जो उनका छुपकर फ़ोटो खींच रही थी। तो यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम निक युआन के बचपन का सीन देखते हैं, जिसमें उसकी मां डॉक्टर को बताती है कि यह मेरा गोद लिया हुआ बेटा है, मुझे लगता है कि इसके साथ कोई गड़बड़ है। उसकी मां बताती है कि यह नॉर्मल बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करता है, हम सब एक साथ रहते हैं, मुझे डर लगता है कि इसके व्यवहार का प्रभाव मेरी बेटी पर भी पड़ेगा। डॉक्टर कहता है, खैर मैंने आपके बेटे की रिपोर्ट देख ली है और मुझे लगता है कि आपके बेटे को एक बहुत ही रेयर बीमारी है। डॉक्टर बताता है कि यह खुशी, दुख, दर्द, करुणा जैसी भावनाएं जो मानव के अंदर आती है, यह उन भावनाओं को महसूस नहीं कर पाता है, बिल्कुल उस आदमी की तरह जो हमेशा एक अंधेरे कमरे में बंद था और अंधेरे के अलावा उसका कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था। निक युआन पूछता है कि मुझे किस तरह की बीमारी हुई माँ? वह कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तभी स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है। तभी हम एक होटल को देखते हैं जिसके बाहर निक युआन और रीना चल रही थी। तभी निक युआन रीना से कहता है कि तुम्हें इतनी दारू नहीं पीनी चाहिए थी, इससे तुम बीमार हो सकती हो। रीना हंसती हुई कहती है कि अभी तो मैं एक बोतल और पी सकती हूँ। निक उसके हाथ से बोतल लेता हुआ। रीना निक से कहती है कि अब हम बड़े हो गए और हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, अब हम बच्चे नहीं हैं। रीना कहती है कि अब तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि जल्दी से मुझे कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए, मैं हर दिन आपके साथ नहीं रह सकता, तब आपके साथ क्या होने वाला है। रीना कहती है, मुझे जब तेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो मैं तुम दोनों को शुभकामनाएं दूंगा। तेरे को पता है कितने लड़के तेरे को डेट करना चाहते हैं, बहुत सारे लड़कों ने मेरे से बोला है कि तेरे से बात करवाएं, आखिर किसी की तो किस्मत खुलेगी जिसे तू डेट करेगी। आज तू इतनी नहीं पीती तो मेरे को पता नहीं चलता कि तू एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। चल ठीक है, मैं तेरे को पहले घर छोड़ देता हूँ। निक को धक्का देते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। निक युआन, तुम अभी भी वैसे ही लड़के हो जैसे पहले हुआ करते थे, केवल वही क्यों बड़ा हुआ मुझे। तभी निक युआन के फोन की घंटी बजती है। निक युआन हेलो कहता है। निक युआन, यह मैं हूँ चेंग सुओ, तुम्हें पता है क्या
उस जूनियर लड़के ने मुझे डेट करने का वादा किया है। मुझे सचमुच यकीन नहीं कि इस बार मुझे सच्चा प्यार हो गया है। यह तो मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तभी निक युआन कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और कॉल काट देता है। तभी चेंसुओ कहता है कि यह सचमुच निक युआन था या कोई और व्यक्ति था जिससे मैं अभी बात कर रहा था। तभी एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। तभी निक युआन को दिखाया जाता है जो किसी को कॉल कर रहा था और उसका फोन बंद बता रहा था। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और वह गेट खोलता है और देखता है कि चेंगसुओ तुम यहाँ, मेरा मतलब कि यहाँ और कौन हो सकता है तुम्हारे अलावा। और चेंगसुओ कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ तो मैं थक गया हूँ, मुझे अंदर आने दो। कहते हैं कि अभी मेरे कमरे की सफाई नहीं हुई है। निक युआन, मेरा यहाँ आने का दो कारण है। पहले मुझे लग रहा था कि कल आपका मूड बहुत खराब था, इसलिए मैं जानना चाहता था कि सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और मुझे दूसरी बात यह बतानी है कि मैं आज मेरे साथ डेट पे चलेगी, तो मैं इसी खुशी में आज रात को एक पार्टी दे रहा हूँ और तुम्हें भी वहीं आना पड़ेगा। निक युआन हंसते हुए कहता है कि चिंगसुओ, तुम्हारे यहाँ आने का कारण दूसरा है। निक युआन कहता है कि कल के लिए मुझे माफ करना, लेकिन यार मैं पार्टी में नहीं आ सकता। चेंगसुओ बोलता है कि हाँ यार, मुझे पता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। जब भी मैं तेरे को न्योता देता हूँ तुम हमेशा यही कहता है कि कोई काम है, मैं नहीं आ सकता नहीं आ सकता। मैं ने भी अपनी सहेलियों को बुलाया है तो तुम्हें आना पड़ेगा। निक कहता है कि न्यूज रिपोर्टर डिपार्टमेंट से वू एन या विभाग से जेन आएंगे, साथ में बायोलॉजी डिपार्टमेंट से चेन एंड रान भी रहेंगे। तभी दोनों ताली बजाते हैं। निक यान कहता है कि कहाँ और कब आना है। आज रात 8 बजे केप्सा होटल में वहीं मिलते हैं। चेंगसुओ कहता है कि भाई लोगों, मुझे सच्चा प्यार हो गया है और आप लोग अभी तक अकेले हो। तभी चेंगसुओ का दोस्त कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा सच्चा प्यार जियो ली था। तभी चेंगसुओ कहता है कि इसे भूल जाओ, आज रात निग युआन भी यहाँ आ रहा है। तभी एक दोस्त कहता है कि वह अभी तक नहीं आया। निग युआन के दोस्त कहते हैं कि निग यान के बारे में कि यह कितना अजीब आदमी है, एकदम जासूस की तरह। यह तब प्रकट होता है जब 8 बजते हैं और हम निग युआन को देखते हैं जो कि फ़ोन चलाते हुए आ रहा था। तभी एक आदमी निक से कहता है कि उस लड़की की क्या समस्या है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता, वो खुद से बात करती रहती है अकेले में, यह काफ़ी अजीब है। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सिगरेट पी रही थी। निग युआन उसे देखकर सोचता है कि क्या मैं इसे जानता हूँ, क्या यह चेंगसुओ की एक्स तो नहीं है। वह लड़की कहती है कि जिस तरह यह सिगरेट धूल व राख में बदल जाएगी, उसी तरह जिसने मुझे धोखा दिया है वह आदमी भी एक दिन धूल व राख में बदल जाएगा। और फिर निक युआन को वहां से हमें जाते हुए दिखाया जाता है और वह लड़की कहती है कि यह तो विधि का विधान है, इसे और कोई नहीं बदल सकता। और वह जोर जोर से हंसने लगती है। फिर हमें केप्सा होटल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे आदमी आए हुए थे और वहाँ बहुत शोर हो रहा था। हमें निक युआन को होटल का गेट खोलते दिखाया जाता है जो अंदर आ रहा था। तभी चेंगसुओ अपने दोस्तों को कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी लवर से टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता हूँ, मैं ऐसी आवाज़ें सुन सकता हूँ जो और कोई नहीं सुन सकता। तभी उसके दोस्त उसके ऊपर हंसते हैं और कहते हैं कि आपको ऐसी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। तभी निक युआन उनके पास आता है। उनका एक दोस्त निक युआन से कहता है कि तुमने सुना है कि चेंगसुओ क्या कह रहा है कि वह अपने लवर से टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता है। तभी निक कहता है कि दिमाग से मैसेज करना। तभी एक कहता है हाँ, चेंगसुओ का कहना है कि वह और उसकी लवर दोनों एक दूसरे के दिमाग में चल रही बातों को सुन और समझ सकते हैं। निक युआन, क्या तुमको भी लगता है कि यह सब संभव है? साइंस के हिसाब से यह सब असंभव है, यह सब चेंगसुओ का भ्रम हो सकता है। तभी चेंगसुओ कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं उसको सुन सकता हूँ। हाँ, मैंने फिर से सुना। क्या दोबारा? तभी चेंगसुओ कहता है हाँ, मैंने अभी महसूस किया है कि वो दरवाजे के बाहर हैं। अभी वो जैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर आएगी तुम देख लेना। और सभी दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो मई को सामने देखते हैं। तभी मई कहते हैं कि आज केप्सा में इतने लोग क्यों हैं चेंगसुओ। तभी उसके दोस्त कहते हैं तुमने ये कैसे किया चेंगसुओ। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि यह तुमने पहले ही प्लान सेट तो नहीं कर लिया था। तभी निक युआन कहता है क्या यह सचमुच सच्चा प्यार है? तभी चेंगसुओ कहता है मैं पहले ही कह रहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मेरे को भगवान ने दिया उपहार है कि जो मैं उसकी बातें सुन सकता हूँ। तभी मैं चेंगसुओ से कहती है कि तुमने ऐसी बातें करना फिर शुरू कर दिया, मैंने कहा था कि ऐसी बातें किसी को मत करना। तभी चेंगसुओ कहता है कि मैं इन्हें दिखा रहा था कि हम दोनों के बीच में सच्चा प्यार है। तभी वह कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि चेंगसुओ तुम ऐसे लड़के हो। और फिर हमें रिया को दिखाया जाता है जो उसी होटल में आई हुई थी। फिर हमें निक युआन को दिखाया जाता है। मई के साथ आने वाली लड़कियां निक युआन को देखकर कहती हैं कि चलो मई के बॉयफ्रेंड से बोलती हैं कि वह हमें निक युआन से बात करवाएं। तभी रिया कहती है कि निक युआन वह यहाँ क्या कर रहा है। रिया सोचती है कि मैं अभी निक युआन का सामना नहीं कर सकती,
कल जो हुआ उसके बारे में सोचकर मेरा सिर चकरा रहा है। बकवास, ये बहुत अजीब है। कोई मुझे देखे इससे पहले मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाती हूँ। मैं जानता था कि वो सचमुच पागल हैं। रिया कहती है, लेकिन क्यों? क्या? मैंने उसकी बात का जवाब दिया, लेकिन कैसे? निगयांग, मुझे यहाँ पर अजीब सा महसूस हो रहा है। चेंगसुओ निगयांग से कहता है, मुझे पता है कि तुम दोनों कल मिले थे। मुझे पता है कि तुम दोनों दोस्त नहीं हो। मुझे यकीन नहीं है कि तुम दोनों अभी भी कपल की तरह साथ नहीं रहते, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। निगयांग कहता है कि बचपन की बातें याद दिलाकर हमें परेशान मत करो। चेंगसुओ कहता है कि मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम दोनों मान भी जाओ कि तुम दोनों एक कपल हो, और हम आज रात आप दोनों मेरे और मई के लिए एक कपल पार्टी बनाओगे। चेंगसुओ रिया से कहता है कि हाल ही में हमारे साथ बहुत सी अच्छी चीजें हुई है। रिया अचानक से गुस्सा हो जाती है और उसके आसपास खड़ी लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। रिया बोलती है कि चेंगसुओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जो सोचते हो हमारे बारे में हम वो नहीं है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और रिया कहती है कि बकवास करना बंद करो, हम सिर्फ दोस्त हैं, कपल नहीं। तभी हमें दरवाजे का सीन दिखाया जाता है, जिसके पीछे एक लड़की उनकी बातें चुपकर सुन रही थी। वो कहती है कि वह उसे क्यों परेशान कर रही है। मुझे इस लड़की पर गुस्सा आ रहा है। वह लड़की मन में सोचती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं किसी को भी मुझसे छीनने नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवित रहें या मर जाएं, और आपके साथ खड़े रहने का अधिकार सिर्फ मेरा है और किसी और का नहीं। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें चेंगसू वो मई के पास जाता है और कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए 99 फूलों का गुलदस्ता खरीदा है। तभी उसके दोस्त पीछे से आवाज लगाते हैं, चेंगसू सुनो, तुम्हारे गर्दन के पीछे कुछ चमक रहा है। चेंगसुओ कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं अपने जीएफ से बात कर रहा हूँ। तभी निगियान कहता है कि वह टिमटिमा रहा है, वो थोड़ा अजीब लग रहा है। चेंगसुओ कहता है कि जब मैं इससे पहले मिला था तो मैंने इस निशान को क्यों नहीं देखा। हथियार। चेंगसुओ मई से कहता है कि तुम लोगों की बातों पर विश्वास मत करना, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर हम एक दूसरे को सच्चा प्यार नहीं करते तो हम दोनों एक दूसरे की मन की बात को कैसे जान पाते, तुम ही सोचो। तभी मई के पीछे खड़ी लड़की मई से कहती है, क्या तुम इसे सुन सकती हो? ध्यान लगा के सुनो, और यह एकमात्र उपहार है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और यह कहते हुए चेंगसुओ धीरे धीरे मई की तरफ बढ़ता है, और चेंगसुओ की गर्दन के पीछे जो निशान था वो बहुत जोरों से चमकने लगता है। हम देखते हैं कि चेंगसुओ के चेहरे पर निशान पड़ने लग गए थे, और चेंगसुओ मई की आंखों के सामने ही राग में बदल जाता है। यह देखकर उसके सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किसके साथ क्या हो गया, और वह जिस जगह पे खड़ा था उस जगह पर सिर्फ फूलों का गुलदस्ता रह जाता है। सभी हैरान थे। और फिर हम लास्ट सीन में निक युवान को देखते हैं, जिसकी गर्दन पर भी वैसा ही निशान था जैसा चेंग सुओ की गर्दन पर था। इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। अगर आपने यह एपिसोड यहाँ तक देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। एपिसोड की शुरुआत में हमें केप्सा होटल का सीन दिखाया जाता है, जिससे लोग भागकर बाहर निकल रहे थे और कह रहे थे कि कोई मर गया है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, दरवाजे के सामने से हटो, हमें बाहर निकलने दो, तुम पागल हो क्या लड़की, रास्ते से हटो, हमें बाहर जाने दो। और फिर भीड़ रिया को धक्का देते हुए बाहर निकल जाती है। रिया निक युआन से कहती है कि तुम अभी तक होटल के अंदर क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर आओ। हमें निक युआन को दिखाया जाता है जो खड़े खड़े कुछ सोच रहा था। वह सोच रहा था चेंगसुओ के साथ ये अचानक क्या हो गया, वे कैसे टुकड़ों में बट गया है। तभी निक के फोन में मैसेज आता है कि तुम और तुम्हारी प्रेमिका दोनों खतरे के क्षेत्र में हो, तुम जल्दी से वहां से निकलो। और निग को बीप की आवाजें सुनाई देती है। वो सोचता है कि ये कैसी आवाजें हैं। फिर हमें चेंगसुओ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वह अपने दोस्तों से कह रहा था कि मेरा और मई का मिलना तो किस्मत में तय था, मैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये तो भगवान का दिया हुआ उपहार था जो हमें उसके, और वह मेरे दिमाग की बातों को पढ़ और समझ सकती थी। निक युआन सोचता है कि भगवान का दिया हुआ गिफ्ट। फिर रिया निक युआन को आवाज लगाती है कि तुम वहाँ किस चीज में बिजी हो अभी तक, जल्दी से यहाँ मेरे पास आओ। निक युआन रिया को कहता है कि हाँ आ रहा हूँ, और वह रिया की तरफ जाने लगता है। और निक युआन को बीप बीप की आवाजें दोबारा से सुनाई देती हैं। वह सोचता है कि इस बार यह आवाजें थोड़ी सी बदल गई हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की होटल के गेट से अंदर देख रही थी और कह रही थी कि चेंगसुओ, तुमने मेरे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं छोड़ा। तभी निक युआन की नज़र उस लड़की पर चली जाती है और वह सोचता है कि यह चेंगसुओ की एक्स गर्लफ्रेंड वह यहाँ पर क्या कर रही है। वह लड़की खुद से कहती है कि आपने मेरे
पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा था चेंगसुओ, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। और सोचती हैं कि मैंने वह राख नहीं देखी जिसमें तुम बदल गए हो। फिर वह जोर जोर से हंसने लगती हैं। निक युआन सोचता है कि चेंगसुओ ने वह टैटू कब बनवाया था, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया उस टैटू के बारे में। और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसके दोस्त उससे कहते हैं कि चेंगसुओ तुम्हारे गर्दन पर वह निशान टिमटिमा रहा है। और फिर चेंगसुओ टुकड़ों में बटकर राख में बदल जाता है। और फिर हमें रिया को दिखाया जाता है जो चेंगसुओ से कहती है कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। और वह धीरे धीरे निक युआन की तरफ बढ़ती है। और फिर हमें रिया और निक युआन की गर्दन पर भी सेम टैटू दिखाया जाता है। फिर रिया निक युआन से बोलती है कि तुम वहां पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से यहाँ मेरे पास आओ। और फिर जैसे ही निक युआन उसके पास आने लगता है तो हम देखते हैं कि रिया की उंगली पर एक कट लग जाता है और यह निशान निक युआन दूर से ही देख लेता है। और फिर निक युआन यह निशान देखकर खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है। और रिया सोचती है कि निक युआन खिड़की तोड़कर भागा और फिर रिया जैसे ही अपने हाथ को देखती है तो वह सोचती है कि मेरी उंगली कब कट गई और मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला पहले। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो खुले आसमान को देख रही थी और कहती है कि रात के अंधेरे में तारे टिमटिमा रहे हैं। और वह खुद से कहती है कि आकाश में तारे हो रहे हैं और जमीन पे गुलाब मुरझा रहे हैं। और कहती है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और तुम अगर मेरे साथ हो तो कितना मजा आए। तभी निक युआन दरवाजा खोलकर अंदर आता है और वह लड़की निक युआन से कहती है तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तभी वह लड़की निक युआन से कहती है कि आज मैं अच्छी दिख रही हूँ ना। फिर निक युआन कहता है कि क्या आप वही लड़की हो जिसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर यहाँ पर बुलाया है। हाँ वह लड़की मैं हूँ, क्या आपने फोटो नहीं देखा था क्या मेरा। इससे पहले मेरे अंदर आपसे फेस टू फेस मिलने की हिम्मत नहीं थी, पर आज अलग दिन है। अब से आप रिया के नहीं रहोगे और वह हमें कभी परेशान नहीं करेगी। निक युआन कहता है मैं जानता था। निक युआन उस लड़की से कहता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि तुमने ये सब काम किया है। वह लड़की हाँ बोलती है कि यह सब मैंने किया है, ये खेल मैंने शुरू किया है और मैं इसे ख़त्म करूँगी। जब रिया और तुम दोनों साथ में रहोगे तो दोनों राग में बदल जाओगे, मैंने ऐसी घोषणा की है। कहानी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि निक युआन और वह लड़की दोनों टेरेस पर खड़े हुए हैं। वो लड़की निक युआन से कहती है कि यह खेल तभी खत्म होगा जब तुम दोनों में से एक मारे जाओगे। फिर निक युआन उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि चेंगसुओ की तरह हम भी मारे जाएंगे। फिर वह लड़की कहती है कि आप बहुत समझदार हो सीनियर। वह आगे बताती है कि आप और रिया जब भी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करोगे तो आप दोनों में से एक की मौत हो जाएगी। निक युआन उस लड़की से कहता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो मुझे हर सोमवार को वह अजीब मिठाई का डब्बा भेजा करती हो। निक युआन आगे बताता है कि मैंने कभी कॉलेज में किसी लड़की के साथ ज्यादा बातें नहीं की हैं। निक युआन उस लड़की से कहता है कि मैं नहीं जानता है कि तुम क्या करना चाहती हो, पर जो भी तुम कर रही हो वो बहुत ही अजीब है। तो सीनियर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। वह लड़की कहती है कि इसका मतलब सीनियर आप भूल गए हो कि आपने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ सीनियर निक युआन। और वह रोने लगती है। निक युआन उस लड़की से कहता है कि आप जिस गेम के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हम चेंगसुओ की तरह हजारों टुकड़ों में समाप्त हो जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम ये सब क्यों कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। वह लड़की कहती है क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ। वह लड़की जवाब देती है कि ऐसी बात नहीं है सीनियर, सभी लोगों को एक दिन तो मरना ही है, कोई जल्दी मरेगा कोई लेट मरेगा। जो मेरी हथेली की गर्मी से समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल इस बर्फ के टुकड़े की तरह जो मेरी गर्म हथेली पर मरने के लिए आया है। मेरे दिल में एकमात्र गर्म एहसास हमेशा से आप ही रहे हो। मैं बिल्कुल इस बर्फ के टुकड़े की तरह हूँ जो गर्मी के पास जाने पर ये पिघल जाती है। निक युआन कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो। वह लड़की निक से कहती है कि मेरा प्यार रंग लाया, रिया मुझसे आपको कभी नहीं छीन सकती। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ सीनियर, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। निक युआन कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। और फिर हम देखते हैं कि वह लड़की बिल्डिंग से कूद जाती है। निक उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वह लड़की गिरते हुए कहती है
मुझे नहीं लगता सीनियर कि रिया इतनी दूर तक आपके पीछे आ पाएगी। अलविदा सीनियर, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। निक युआन सोचता है क्या उसने दोबारा मुलाकात के लिए बोला। निक युआन सोचता है कि वह किस प्रकार के खेल के बारे में बोल रही थी, और हम देखते हैं कि उस लड़की के गिरने से चारों तरफ खून ही खून हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें निक युआन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निक युआन कंप्यूटर पर उस लड़की के बारे में जानकारी ले रहा था। और निक युआन की उस लड़की के बारे में सर्च करने पर हमें उस लड़की का नाम यू जियाओ बताया जाता है, और उसकी उम्र 18 थी, और वह उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में निक युआन पढ़ता था, और उसने साहित्य ले रखा था। निक युआन सोचता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया है। निक युआन उस लड़की का नाम लेता हुआ बोलते हैं कि यू जियाओ बोल रही थी कि राग, बलिदान और मृत्यु। और फिर निक युआन को दोबारा से कुछ याद आता है और वह दोबारा से कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगता है, और हम देखते हैं कि वह सर्च मारता है कि साउथ सिटी डेथ रेट, और हम देखते हैं कि उससे कुछ परिणाम दिखने को मिलते हैं। और फिर परिणाम में 1,50,000 मौतें और आत्महत्या का आंकड़ा सामने आता है। निक युआन देखता है कि 1,50,000 मौतें और आत्महत्याएं अभी तक हो चुकी है, जिसे देखकर निक युआन बहुत ही हैरान होता है। वो सोचता है कि इतनी मौतें अब तक कैसे हो चुकी हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मैदान का सीन दिखाया जाता है। फिर एक लड़का नाम लेता है कि जुआन रेन, आपके साथ क्या चल रहा है आजकल। जुआन रेन जवाब देती है कि तुम्हें पता है कि मेरे लाइफ के पहले ही एल लगे हुए हैं, फिर भी तुम मुझसे यही बात पूछ रहे हो, मैं मरना चाहती हूँ। फिर वह लड़का जवाब देता है कि मरने के बारे में मत सोचो। जुआन रेन कहती है कि अब मैं मरना पसंद करूंगी, मैं अपनी लाइफ से बहुत ही परेशान हो गई हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किए हैं, और मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूं, मैं इसे और अब नहीं सह सकती, मुझे मरने दो जीन। और हमें उस लड़के का नाम बताया जाता है कि उसका नाम जीन है। फिर जीन कहता है कि हमें एक नया मिशन मिला है। नए मिशन के बारे में सुनकर जियो रेन बहुत ही खुश होती है। वह कहते हैं कि इस बार कौन सा मिशन मिला है हमें। इस बार हमें मिशन के तौर पर एक अनुभवहीन कपल मिला है। वो आगे कहता है कि इस बार मैं उन दोनों को मार दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रिया को दिखाया जाता है जो किसी को कॉल कर रही थी। वो कहती है कि ये मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। हमें आगे बताया जाता है कि रिया निक युआन को कॉल कर रही थी, पर निक युआन रिया के कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। तभी रिया की फ्रेंड कहती है कि जल्दी करो, हमें देर हो रही है। रिया कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। रिया मन में सोचती है कि कल निक युआन ने ऐसा पेश क्यों बनाया था, और वह कल कैसी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। लगता है कि निक युआन खुद को फिर से छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ कठपुतलियों को दिखाया जाता है। जब कहानी हम आगे देखते हैं तो हमें बताया जाता है ये कि मानव जीवन भगवान द्वारा बनाया गया एकमात्र मजाक है। यह सिर्फ अपने वंश के बारे में सोचता है और कुछ नहीं। और फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हमें बहुत सारी बिल्डिंगों को दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रही थी। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्या हम उस दिन तो मेंढक के साथ प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो आज और अधिक इंसेक्ट जानवर के साथ प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं। उन दोनों फर्स्ट ईयर की स्टूडेंटों को टोकते हुए रिया कहती है कि मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम दोनों का ध्यान प्रैक्टिकल पर नहीं है। रिया आगे बोलती है कि अगर तुम दोनों की रिपोर्ट आज पूरी नहीं हुई तो तुम दोनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह बात सुनकर फर्स्ट ईयर की दोनों स्टूडेंटें सोचती हैं कि आज सीनियर के साथ क्या हुआ है, उनका आज बिहेवियर बहुत ही अलग है, हमें ऐसा करना चाहिए कि आज उन्हें तंग ना करे, वरना वो हमें सस्पेंड कर देगी। रिया हाथ धोते हुए सोचती है कि निक युआन अभी कर क्या रहा होगा। हमें स्टोरी में आगे बताया जाता है कि रिया ने निक युआन को बहुत सारे मैसेज किए थे, पर निक युआन ने रिया को कोई भी जवाब नहीं दिया था। दूसरे एंगल से दिखाया जाता है कि रिया पर कोई लड़का नजर रख रहा था। वो आगे बोलता है कि खेल में तुम्हारा स्वागत है रिया। वह लड़का कहता है कि किल माई लव में तुम्हारा स्वागत है, तुम इस खेल में पहली बार आई हो, इसलिए तुम्हें इस गेम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इसमें सिर्फ प्रेमी जोड़े ही आते हैं। ये खेल एकदम शानदार है और तुम्हें इस खेल में मजा आएगा यकीन से। फिर हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई लड़की पैदल चल रही थी, और हमें मालूम होता है कि वो जो लड़की जा रही थी वो रिया थी। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोई लड़का रिया का पीछा कर रहा था, पर रिया को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो तो सिर्फ निक युआन के बारे में सोच रही थी। रिया सोचती है कि निक युआन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो मेरे मैसेजों का जवाब नहीं दे रहा है, और जो आज जो मैंने प्रैक्टिकल में उन लड़कियों के साथ व्यवहार किया मुझे वह नहीं करना चाहिए था, क्या पता वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़का रिया का पीछा कर रहा था उससे
थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है तो रिया पीछे मुड़कर देखती है और वह कहती है कि कौन हो आप। जो लड़का रिया का पीछा कर रहा था फिर हमें उसे दिखाया जाता है और उसका नाम ली जिन बताया जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ही हो रिया। रिया उस लड़के से कहती है कि क्या आप मुझे जानते हो, आप कौन हो? फिर लीजिन जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। लीजिन आगे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। रिया कहती है कि मार डालोगे? क्या तुम पागल हो? ऐसे कैसे मार दोगे मुझे? और फिर हमें लीजिन के हाथों में चाकू दिखाया जाता है और वह रिया की तरफ हमला करने के लिए तेजी से दौड़ता है और लीजिन रिया पर हमला कर देता है और हमें खून ही खून दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि चाकू खून से सना हुआ था। तभी कहानी का सस्पेंस निकलता है और हमें पता चलता है कि ली जिन के गालों पर कट लग चुका था और ये कट रिया ने अपने चाकू से लगाया था। ली जिन कहता है कि तुम सचमुच कुछ भी नहीं जानती हो, तुम पहली गेम में शामिल हो गई हो। अब आगे जो भी होगा तुम्हारे साथ, फिर दोष मत देना मुझे, मैंने तुमको कम आकर रिया। फिर रिया कहती है कि अगर आप मुझे जानते तो मेरे से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते साइको। ली जिन साइको सुनकर हंसने लगता है। सचमुच ऐसा लगता है कि आप इस खेल में मरने के लिए तैयार हो। क्या आपने किल माई लव का मैसेज नहीं सुना? रिया कहती है कि किल माई लव और इसका मैसेज मुझे पता नहीं है, इस बारे में मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे साथ किस तरह का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो, तुम बहुत ही कमीने हो। ली जिन कमीना अपराधी सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। लीजिन कहते हैं कि आप सचमुच नहीं जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपने मेरे चेहरे पर कटल लगाए, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की मौत बहुत ही अलग तरीके से हो रही है। अब तक जितने भी लोगों की मौत हुई है वह सब कपल थे। यदि कपल्स अपने बीच की निश्चित दूरी को पार कर पास आने की कोशिश करेंगे तो दोनों में से एक विस्फोट होकर टुकड़ों में बट जाएगा। इसका मतलब है कि आप कभी भी अपने लवर के करीब नहीं जा सकते हो। यदि आप उसके पास जाने की कोशिश करोगे तो आप उसे हर समय खतरे में डालते रहोगे। यदि आपको यह गेम खत्म करना है तो आपको जिसने यह गेम बनाया है उसके नियमों का पालन करना होगा। तभी ली जिन रिया को एक जोर से मुक्का मारता है और कहता है कि तुम्हें मरना होगा और लातों से मारने लगता है और कहता है कि इस गेम को खत्म करने का सिर्फ यही तरीका है कि दोनों में से एक की मौत हो जाए और इसके बाद यह गेम खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं कि रिया के मुंह से खून निकलने लगता है। ली जिन कहता है कि तुम मुझे दोष मत देना रिया, अगर तुम्हें दोष देना है तो तुम इस गेम को दे सकती हो, ये एकदम बकवास गेम है।